अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर विजय अंदर रखी खाट पर बैठ जाते हैं। रात के घुप अंधेरे में बिजली कड़कने के साथ उन्हें मंदिर के अंदर का भाग दिखाई देता है। मंदिर के खंभे जगह जगह से टूटे हुए थे और उसकी दरारों के अंदर से पौधे और घास उग गए थे। इस उजाड़ में आप अकेली कैसे रह लेती हैं? मंदिर कभी उजाड़ नहीं होते साहब। पहले किसी जमाने में ये शिव जी का मंदिर था और शिव जी तो है ही एकांतवासी, भूतों के देव। मैं तो बचपन से ही यहीं रहती आई हूँ। माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से एक अनाथाश्रम में पली बढ़ी हूँ और इस मंदिर की पुजारिन भी हूँ, जिसे आप उजाड़ कह रहे हैं। तभी तेज गरज चमक के साथ आंधी बारिश शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर विजय आसपास देखने लगते हैं। डरिए नहीं, इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। ये शिव जी का मंदिर है और वो तो स्वयं प्रलय है। भला ये आंधी तूफान इस मंदिर का क्या बिगाड़ लेंगे। आप निश्चिंत होके बैठिए, ये लीजिए पानी। विजय को अब भी ये घटनाएं आश्चर्यचकित लग रही थी। उस औरत का यूं उजाड़ में उन्हें ढूंढ लेना और उसका रहस्यमयी ढंग से बात करना, ये सब उनके मन को थोड़ा अशांत कर रहा था। क्या सोच रहे हैं साहब? यही ना कि मैं कौन हूँ? कहीं इस पुराने मंदिर की आत्मा या भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और ऊपर से एक पुलिस वाला। मुझे इन सब बातों पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। हाँ, मगर ये पुरानी सी जगह और आपकी बातें इस तूफानी रात में कुछ अजीब सी लग रही हैं। वो रहस्यमयी औरत हंसते हुए बोलती है, साहब, ये दुनिया बहुत ही अजीब है, पर इस दुनिया की तरह मैं अजीब नहीं हूँ। हम जो अक्सर देखते हैं उस पर ही यकीन कर बैठते हैं, तभी हमें वो अजीब नहीं लगता। जैसे मेरे लिए ये जगह अजीब नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बस चुकी हूँ, लेकिन आपको ये सब अजीब लगना जायज है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आपको कैसे पता? चौंकिए मत, मैं वर्धा गांव के खेत में ही काम करती हूँ। जब आप वो फोटो दिखा के लोगों से पूछताछ कर रहे थे ना, तो मैं वहीं थी। मैंने आपको वहीं गांव में देख लिया था। हर शाम काम खत्म करके मैं यहाँ वापस आती हूँ। जब आपकी गाड़ी खराब हुई और आप लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी मुझे आपकी आवाज सुनाई दे गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा मंदिर के बाहर थोड़ा टहल लूं। आवाज सुन के मैं आप लोगों की तरफ चली गई, तब आप लोग गाड़ी में बैठे मिले। उस औरत की आवाज में सच्चाई थी, पर विजय को फिर भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लीजिए गरम चाय। अरे, आपने तो चाय भी बना ली। पूरा इंतजाम कर रखा है आपने यहाँ। शुक्रिया आपका। इस सर्द मौसम में एक कप चाय ही मिल गई, थोड़ी राहत तो मिलेगी। एक बात बोलूं बाबूजी? जी बोलिए। आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसकी जानकारी आपको सीतापुर में मिलेगी। वहाँ राम जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके पुजारी सूर्य प्रकाश जी हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको किशन चंद के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं किशन चंद के बारे में जानना चाहता हूँ? और ये आपने मुझे सुबह ही वर्धा गांव में मिलके क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं एक साधारण सी मजदूर हूँ साहब। उस वक्त अगर आपसे बात करने जाती तो खेत का मालिक 10 बातें सुनाता और मजूरी काट लेता। वैसे भी लोग अकेली लड़की के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। बाकी बातें आपको सूर्य प्रकाश जी ही समझा देंगे। देखिए ना, सुबह होने ही वाली है। आपका साथी गाड़ी के पास पहुंचता ही होगा। इंस्पेक्टर विजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तूफानी रात में एक अजनबी ने उन्हें इस केस के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे दे दी। विजय के मन में उस औरत की हर एक बात को लेकर आश्चर्य की कई बिजलियां कौंध रही थी। आप मेरी बातों से इतना हैरान मत होइए। कभी कभी हमारे साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जो किसी स्वप्न से कम नहीं होती। आप बस सीतापुर के लिए निकल जाइए। ईश्वर ने चाहा तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ बातों पे यकीन करना सीख लीजिए बाबूजी। सवेरा होने को था और इंस्पेक्टर विजय मंदिर से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। लेकिन आपका नाम क्या है? मैं पूछना ही भूल गया। अरे, नाम में क्या रखा है बाबूजी? नाम तो गुमनाम हो जाते हैं। वो औरत विजय की तरफ देखती है। बिजली चमकने के साथ ही कुछ पल के लिए विजय उसका चेहरा देखती है और उनके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, ज्योति। तभी सर उठिए, सुबह के 5 बज गए। मैं मैकेनिक को ले आया हूँ।
इंस्पेक्टर विजय आंखें मलते हुए उठते हैं। वो चारों ओर ऐसे आश्चर्य से देखते हैं जैसे कुछ खोज रहे हो। अरे सर, अपनी ही जीप है, क्या हुआ? 2-3 घंटे में याददाश्त तो नहीं चली गई आपकी? बारिश होने की वजह से कुछ देर वहीं रुकना पड़ा हमें। तब तक फोन भी चार्ज कर लिया और फिर इस महाराज को जगाने में भी बड़ी मशक्कत लग गई। पानी बंद हुआ तो इसे लेकर आया। यहाँ आकर देखा आप तो गाड़ी में बेखबर सोए हुए हैं। साठे की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगते हैं, जैसे उनकी नजरें कुछ तलाश रही हो। हल्का उजाला हो जाने के कारण अब इलाका कुछ समझ में आने लगता है। क्या बात है सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने हैरान क्यों हैं? मैं यहाँ जीप में कैसे आया? मतलब मैं तो आपको जीप में ही छोड़ के गया था। और कहाँ गए होंगे आप इस उजाड़ में? लगता है आपकी नींद पूरी तरह खुली नहीं है अभी। वो औरत कहाँ गई? वो ज्योति थी उस मंदिर में। मैं उस मंदिर में था, फिर मैं यहाँ कैसे आया? ज्योति और यहाँ इस वीराने में? और कौन सा मंदिर सर? ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे जाने के बाद मैं जीप में आराम से सो गया था। फिर एक औरत आई जो पास के मंदिर में रहती है और मुझे अपने साथ मंदिर ले गई। मैंने उससे बात भी की। जाते वक्त मैंने उसका चेहरा देखा। वो हूबहू ज्योति जैसी दिखती थी। हे भगवान, ये ज्योति और ज्योति का भूत पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे। चुप करो साठे, मैं बोल रहा हूं ना, वो कोई सपना नहीं हो सकता। मैं उस औरत से मिला हूं अभी कुछ देर पहले ही। तो वो मंदिर में। क्या साहब, मंदिर? वहां पर खड़ा हुआ मैकेनिक इंस्पेक्टर विजय की बात टालते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ है जो तुम हमें बताना चाहते हो? यहाँ से कुछ दूर पे एक खंडहर मंदिर है। लोग कहते हैं वहाँ पे एक पुजारिन रहती थी, पर कुछ साल पहले वो यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता साहब। खैर, आपकी जीप तो मैंने ठीक कर दी है, अब आप आराम से घर जा सकते हैं। मेरा मेहनताना दे दीजिए, अब मैं चलता हूँ। मैकेनिक ने जीप का बोनट बंद किया और इंस्पेक्टर विजय से अपना मेहनताना लेकर वहां से जाने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और वो वहीं रुककर फोन पर बात करने लगता है। हाँ, सीतापुर आएंगे हम जल्द ही। नहीं, आज नहीं, 1-2 दिन में आते हैं। क्या? अभी फोन पे क्या नाम लिया तुमने? सीतापुर? हाँ साहब, यहाँ से सीधा जाके 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्यों साहब, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। नाम सुना लगा तभी पूछ लिया। तुम जा सकते हो। साठे, हमें जल्दी ही सीतापुर के लिए निकलना होगा। पर वहाँ क्या है सर? मुझे कल ज्योति या वो जो कोई भी औरत हो, उसने बताया कि सीतापुर में कोई पंडित सूर्य प्रकाश जी हैं जो हमें इस केस के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। सर, आप एक सपने पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये केस आपके लिए इतना अहम हो गया है, आप इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे। साठे, इस केस ने मुझे कुछ अविश्वसनीय चीजें दिखाई हैं, इसलिए ये मेरे लिए काफी अहम है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी तह तक जाके इसे सुलझाऊं। तभी साठे को एक फोन आता है। हाँ, क्या हुआ हरीलाल को? क्या? हम अभी वहां पहुंचते हैं। उधर हरीलाल के घर पर। हरीलाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? साहब, इनको देखिए ना, कल रात से कुछ बोल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या देख लिया इन्होंने ऐसा। पूरा बदन भी तप रहा है। इनकी इतनी तबीयत खराब है लेकिन डॉक्टर को दिखा ही नहीं रहे। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हरीलाल, क्या देखा तुमने? तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है? हरीलाल बहुत मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश करता है। ज्योति। ज्योति? तुमने ज्योति को देखा? कहाँ पे? ज्योति का भूत। साठे इंस्पेक्टर विजय की तरफ देखकर एक इशारा करता है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम चलते हैं हरीलाल, तुम आराम करो। सर, मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये ज्योति की आत्मा हरीलाल को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पहली बात ये साठे कि तुम इतने दावे के साथ ये नहीं कह सकते हो कि ज्योति मर चुकी है। हमें उसके मौत का कोई सबूत नहीं मिला है। ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदा है और ये सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ खेल है। और दूसरी बात, अगर उसे हरीलाल को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो ऐसा कब का कर चुकी होती। मुझे यकीन है कि कल सीतापुर में हमें ज्योति के बारे में सभी राज जानने को मिल जाएंगे। हरीलाल से मिलने के बाद इंस्पेक्टर विजय और साठे सीधे सीतापुर गांव के लिए रवाना होते हैं। ये हरीलाल के साथ आखिर ऐसा किया किसने होगा? और कौन करेगा साहब? वो ज्योति के भूत ने ही हर जगह कोहराम मचाया हुआ है। मैं नहीं मानता। शायद हरीलाल को वहम हुआ हो
जैसे आपको वो सपना आया था। साठे, ड्राइविंग पे ध्यान दो, पिछली बार की तरह फिर कहीं हम रास्ता ना भटक जाए। गांव वालों से पूछते हुए जल्द ही वो श्री राम जी के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर का एक आदमी उन्हें सूर्य प्रकाश जी के घर ले जाता है। प्रणाम बाबा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर विजय हूँ और यह है कांस्टेबल साठे। हम दोनों समस्तीपुर गांव से एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पता करने आए हैं। पर मेरे बारे में आपको किसने बताया? मैं तो किसी पुलिस केस के बारे में जानता तक नहीं। वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे किशन चंद के बारे में पूछताछ करनी है, जो वर्धा गांव के जमींदार हैं। किशन चंद का नाम सुनते ही वो चौंक पड़ते हैं। किशन चंद? क्या पता करना है आपको उसके बारे में? कुछ साल पहले वो अपना सब कुछ बेचकर चला गया, तब से उससे कोई बात नहीं है। एक नंबर का स्वार्थी और पापी इंसान था वो। हम उसी के बारे में पता करने आए हैं। थोड़ा विस्तार में बताइए पुजारी जी। किशन चंद यहाँ के सबसे बड़े जमींदार भवानी शंकर जी का इकलौता बेटा था। पिता एकदम साधु प्रवृत्ति के और वो उनकी संतान होते हुए भी असुर प्रवृत्ति का था। एकदम बेईमान और अय्याश किस्म का इंसान। भवानी शंकर ने उसे शहर पढ़ने भेजा, जिससे कि वो उनका कारोबार ठीक से संभाल सके और गांव वालों की मदद कर सके। लेकिन पढ़ाई लिखाई से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उल्टा शहर से आकर तो उसके तेवर ही बदल गए। पता नहीं अपने आप को क्या समझता था। उसकी हरकतों की वजह से आए दिन उसके पिता को गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। गांव की लड़कियों को अपने प्रेम के झूठे मायाजाल में फंसाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलता था वो। पूरा गांव उसकी हरकतों से परेशान था। लेकिन भवानी शंकर जी की दयालु प्रवृत्ति के चलते कोई उसे कुछ खास कह नहीं पाता था। बढ़ती उम्र के साथ भवानी शंकर को किशन चंद की चिंता सताने लगी थी। बेटा किशन, तू सारे बुरे काम और आदतें छोड़कर मेरे साथ काम में हाथ बटा। आखिर एक दिन ये सब तुझे ही तो संभालना है। पिताजी, मेरी जिंदगी में आप दखल मत दीजिए। वक्त आने पे मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा, लेकिन अभी मुझे बख्श दीजिए। भवानी शंकर अक्सर यहाँ मंदिर आया करते थे। वहीं उन्होंने एक दिन ज्योति को देखा। क्या पुजारी जी, आपने कहा ज्योति नाम की लड़की? हाँ बेटा, ज्योति अनाथ थी। यही मंदिर ट्रस्ट के कन्या अनाथालय में मेरी देखरेख में पली बढ़ी थी। इस मंदिर की देखभाल भी किया करती थी। स्वभाव से बहुत हंसमुख और प्यारी ज्योति सबका ख्याल भी रखती थी। उसके लिए तो हम उसका परिवार थे। एक बार जब भवानी शंकर यहाँ ठहरे हुए थे, उन्होंने ज्योति को देखा। ज्योति का सेवा और जतन भावना देखकर वो उससे बेहद खुश हुए। वो उसे अपनी बहू के रूप में देखने लगे। उन्हें लगने लगा यदि ज्योति की शादी किशन चंद से हो जाए तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा। यही लड़की उनके बिगड़ैल बेटे को सुधार सकती है। भवानी शंकर जी ने किशन की शादी ज्योति से करा दी, लेकिन किशन इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। भवानी शंकर की जायदाद से बेदखल करने की धमकी से उसने ज्योति से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। भवानी शंकर जी ने अपनी अंतिम घड़ी में जायदाद का काफी बड़ा हिस्सा ज्योति के नाम कर दिया, जिससे कि उनके जाने के बाद ज्योति के ऊपर कोई नाइंसाफी ना हो। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। मतलब उसने ज्योति के साथ कुछ कर दिया? एक दिन इसी अनाथालय में पली बढ़ी ज्योति की सहेली का विवाह था। करीब 6-7 सहेलियां मिलकर पास के गांव के समस्तीपुर में शादी में शामिल होने गए थे। ज्योति भी उन्हीं के साथ गई थी। वहां रात को एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण ज्योति और 2 और लड़कियों को रात को ही वापस आना पड़ा। वापस आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। बैलगाड़ी सीधे खाई में जाकर गिर गई। शायद बैलगाड़ी वाला नशे में धुत था। पुलिस को बस 3 लाशें मिली थी, लेकिन ज्योति की लाश गायब थी। सबको लगा उसकी लाश को कोई जानवर उठाकर ले गया होगा। कुछ दिन बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। ज्योति के नाम की सारी जायदाद अब किशन चंद के नाम हो गई और वो सब बेचकर यहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर विजय बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने वो स्केच पुजारी जी को दिखाया। देखिए बाबा, क्या यही ज्योति है? हाँ बेटा, ये तस्वीर कुछ उसी से मिल रही है। ये आपको कहाँ से मिली? इंस्पेक्टर उन्हें वो सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सूर्य प्रकाश जी को वो सब जानकर बड़ी हैरानी होती है।
मुझे पहले से ही शक था कि ज्योति के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सब एक साजिश लगती है। रुकिए, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। तस्वीर देख लेने के बाद इंस्पेक्टर विजय को यकीन हो जाता है कि ये वही औरत थी जो उन्हें कल रात मंदिर के अबूझ सपने में मिली थी। मुझे आपके बारे में इसी औरत ने बताया था बाबा जी। फिर विजय ने कल की घटना भी पुजारी जी को बताई। सब कुछ सुनने के बाद वो हतप्रभ हो जाते हैं। आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो गांव के काफी बाहर स्थित है। ज्योति ही उस मंदिर की देखरेख किया करती थी। वो मंदिर उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके प्राण बसे थे जैसे उस मंदिर में। आप चाहें तो मैं आपको वहां ले चल सकता हूँ। पुजारी सूर्य प्रकाश सबको लेकर उस मंदिर में आते हैं जहां ज्योति पूजा करती थी। यही है वो मंदिर। ज्योति के जाने के बाद कोई और इस मंदिर की ठीक से देखरेख नहीं कर पाया। देखते ही देखते ये खंडहर में बदल गया। वो मेरी बेटी जैसी थी। बहुत याद आती है उसकी। जिसने भी उसके साथ बुरा किया है कभी सुखी नहीं हो पाएगा। पर किसी ने ज्योति की या उसकी लाश की तलाश क्यों नहीं की? यहाँ तक कि पुलिस ने भी केस इतनी आसानी से बंद कर दिया। क्या किसी से पूछताछ हुई थी? नहीं बेटा, किशन चंद ठहरा जाना माना जमींदार। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मामले को रफा दफा करवाने की। उसे तो बस अपने जायदाद की पड़ी थी। ज्योति के जाने के बाद अब वो पूरी जायदाद का अकेला मालिक था और ज्योति की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो नई दुल्हन ले आया। गांव वाले दो बात करेंगे यही सोचकर वो समस्तीपुर जाकर बस गया। मेरी अब एक यही आस है कि ज्योति को इंसाफ मिले। जैसे आप मुझे बता रहे हैं, मुझे आभास हो रहा है कि उसकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। शायद उसकी आत्मा कुछ कहना चाह रही है। अरे सूर्य प्रकाश जी, आप किसे बोल रहे हैं? हमारे साहब को तो आत्मा और भूत प्रेत जैसी चीजों पे कोई यकीन ही नहीं है। ये बात अलग है कि इन्हें इस मंदिर और आपके बारे में ज्योति के भूत ने ही बताया था। साठे। इधर साठे और सूर्य प्रकाश जी पूरे मंदिर का मुआयना कर रहे थे। उधर विजय अब भी सोच में डूबे हुए थे। क्या वो सच में कोई ख्वाब नहीं, पर स्वयं ज्योति की अतृप्त आत्मा थी जो मुझे इस मंदिर में लेकर आई थी? लेकिन ख्वाब में भी मुझे सूर्य प्रकाश जी और सीतापुर के बारे में संकेत कैसे मिल गए? क्या ज्योति हमें कुछ बताना चाहती है? तभी विजय को कुछ याद आता है। सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको पता है ज्योति के केस की फाइल कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में तो बस एक छोटी सी चौकी है। ज्योति का केस बगल वाले गांव के थाने में ही दर्ज कराया गया था। आपको वहीं से उसकी फाइल मिल जाएगी। उस रात जब ज्योति दूसरे गांव अपनी सहेली की शादी पे गई थी, और कौन सी सहेलियां थी उसके साथ? करीब 6-7 औरतें गई थीं, जिसमें से 2 की मौत ज्योति के साथ ही हुई थी। बाकी उस रात वहीं रुकी थी। क्या ज्योति की बाकी सहेलियां अभी भी गांव में ही रहती हैं? हाँ, ज्योति की कुछ सहेलियां अभी भी यहीं हैं। ज्योति की बाकी सहेलियों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। शायद उन्हें उस रात के बारे में कुछ पता हो। और वहीं हरिलाल के घर पे। आप क्यों ऐसी हालत में खेत पे जाने की हट लगा रहे हैं? फसल की रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो। अब मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। हरिलाल की पत्नी ने ना चाहते हुए भी उसके खेत में जाने का इंतजाम कर दिया। दिन ढलने के साथ ही वो खेत में जाकर पहरा देने लगा। उसने अपने पास ही एक अलाव जलाया और बगल में खटिया डाल ली। रात सुस्ती से बीत रही थी। आज पेड़ों की सरसराहट भी हल्की थी। कुछ ही पलों में रात अंधेरे के आगोश में डूबने लगी। हरिलाल की भी आंख लग गई। अचानक उसे खेत के पास से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन है? कौन है वहां? हरिलाल को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। भय से उसका सीना फटा जा रहा था। तभी उसे फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार और जोर से, जैसे वो कहीं पास से आ रही हो। कौन है? मैं कहता हूं सामने आ। उसने पीछे के खेत में एक हलचल महसूस की। हिम्मत करके वो पीछे की ओर मुड़ा। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हरिलाल ने अपनी लाठी नीचे की और उसके पास चला गया। आप रो क्यों रही हैं? कौन है आप? वो औरत जो अब तक रो रही थी एकदम से चुप हो गई। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई और अपना घूंघट सरकाते हुए बोली, मुझे पहचाना नहीं हरिलाल? मैं हूँ ज्योति।
ये कहानी जारी रहेगी। जरूर देखें हमारा अगला एपिसोड और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें।